तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, प्रॉफिट क्या होता है, सर्वाइवल क्या होता है, ग्रोथ क्या होती है, इसके बारे में पढ़ा था। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ठीक है, और इम्पोर्टेंस क्या है मैनेजमेंट की, नेचर क्या है मैनेजमेंट का, इस सब के बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, अब बात करते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट किसकी तरीके? आर्ट की तरीके है। ठीक है, ऐसा कहा गया है। तो अब पहले ये समझते हैं कि आर्ट क्या होती है। ठीक है, ज़रूरी क्या है ये समझना कि आर्ट क्या होती है। व्हाट इज़ आर्ट? तो हमारा आज का टॉपिक कहाँ से स्टार्ट होता है? मैनेजमेंट एज एन आर्ट। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ आर्ट? आर्ट क्या है? सबको पता है आर्ट क्या है, सबने कहीं ना कहीं पढ़ा है आर्ट क्या है, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज मत हो, ये ड्राइंग वाली आर्ट नहीं है। ठीक है, इसको आप ड्राइंग वाली आर्ट ना समझिए, ये आर्ट डिफरेंट होती है। ठीक है, आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि आर्ट क्या होती है। आर्ट इज़ द स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट। आर्ट क्या होती है? स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज, मतलब जो भी हमारे पास ज्ञान है, ठीक है, उसकी स्किलफुल और पर्सनल नॉलेज होनी चाहिए। किसके लिए? किसी भी हमारा जो डिज़ायर है, मतलब जो रिज़ल्ट हम चाह रहे हैं, उस रिज़ल्ट को पाने के लिए जो स्किल की ज़रूरत होती है, जो नॉलेज की ज़रूरत होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? आर्ट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कलर वाली आर्ट नहीं है, ये हमारे अंदर से जो आती है, क्रिएटिविटी आती है। ठीक है, इसको भी आर्ट बोला जाता है। ठीक है, स्किल को भी आर्ट बोला जाता है, नॉलेज को भी आर्ट बोला जाता है। ठीक है, इट कैन बी एक्वायर थ्रू स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। अब ये नॉलेज कहाँ से आती है, कैसे स्किल डेवलप होती है, या जो रिज़ल्ट है उसको कैसे अचीव करना है, ठीक है, इन सब की जो नॉलेज होती है ये हमें कैसे मिलती है? ठीक है, स्टडी से मिलती है, साथ ही साथ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस से मिलती है। ऑब्जर्वेशन यहाँ क्या है? एक क्वेश्चन यहाँ पे है, ऑब्जर्वेशन क्या है? ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन क्या होता है? जब भी कोई काम हमें करना होता है तो हम पहले उसको ऑब्जर्व करते हैं कि इस काम को कैसे किया जाए, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, किस तरीके के हमें यहाँ पे स्किल यूज़ करनी है, किस तरीके से किसी काम को फुलफ़िल करना है, इसको बोलते हैं हम लोग कि किसी काम को ऑब्जर्व करना। ठीक है, एंड एक्सपीरियंस, तो वी ऑलरेडी नो दैट व्हाट इज़ एक्सपीरियंस। जब भी हम किसी काम को बार बार करते हैं, एक बार नहीं कई बार करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमें उस काम के बारे में पूरी नॉलेज हो जाती है। ठीक है, जब हमें पूरी नॉलेज हो जाती है तो हम क्या कर सकते हैं, बिना पढ़े भी उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये जो क्रिएटिविटी है ये कैसे आती है, या ये जो स्किल है वो कैसे आती है? ये आती है एक्सपीरियंस से। एक्सपीरियंस कैसे आता है? बार बार किसी एक काम को प्रैक्टिस करने से। ठीक है, सिंस आर्ट इज कंसर्न विद पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, some kind of ingenuity and creativity is required to practice the basic principles learned। ठीक है, तो अब जब से आर्ट जो है
पर्सनल एप्लीकेशन से कंसल्ट करने लगी है या कंसल्ट रखने लगी है, ठीक है, तो नॉलेज सॉरी पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, सम काइंड ऑफ ingenuity, ठीक है, एंड क्रिएटिविटी इज रिक्वायर्ड टू प्रैक्टिस द बेसिक प्रिंसिपल्स लर्न। तो इस तरीके की स्किल्स को डेवलप करने के लिए क्या करना होता है कि जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको अच्छे से समझना होता है, ठीक है, या उनकी प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक। अब क्या है, द बेसिक प्रिंसिपल्स, द बेसिक फीचर्स ऑफ एन आर्ट एज फॉलोज, ठीक। अब क्या है, बेसिक फीचर्स क्या हैं आर्ट के। अब हमने समझा कि आर्ट क्या है, किस तरीके से उसका यूज़ होता है, ठीक है, किस लिए ज़रूरी होती है, कैसे हम उसका ज्ञान ले सकते हैं, कैसे हम उसको परफेक्शन ले सकते हैं उसमें, इसके बारे में अभी हमने समझा, ठीक है। अब क्या है, बेसिक फीचर्स क्या क्या होते हैं आर्ट के, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। आर्ट में क्या होता है, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि हम कैसे अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, नॉलेज हमें कैसे आती है, स्टडी के थ्रू आती है। तो ऑब्वियस सी बात है, स्टडी ऐसे ही नहीं होती है, ठीक है। जो थ्योरेटिकल नॉलेज, उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है, बुक नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, आर्ट में थ्योरेटिकल नॉलेज एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो किसी भी तरीके की आर्ट को परफॉर्म करने के लिए उसके बारे में नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो ज़्यादातर क्या होता है, थ्योरेटिकल नॉलेज की ही ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में बुक नॉलेज काम नहीं आती। जब भी कोई सिचुएशन को हमें टैकल करना होता है तो बुक लैंग्वेज काम नहीं आती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट कैन बी सेकेंड पॉइंट है पर्सनलाइज एप्लीकेशन। पर्सनलाइज एप्लीकेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि आप जैसे कोई भी काम है, ठीक है, या मान लीजिए कोई एक डॉक्टर है, ठीक है, तो अब डॉक्टर तो कई तरीके के होते हैं, ज़रूरी थोड़ी है कोई एक ही डॉक्टर हो। अब जैसे मान लीजिए चेस्ट के डॉक्टर हैं, ठीक है, या हार्ट के डॉक्टर हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही डॉक्टर है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कई डॉक्टर होते हैं। ऐसे ही किसी एक सब्जेक्ट के कई सारे टीचर्स हो सकते हैं, ठीक है। किसी एक काम के लिए कई सारे स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे मेरा ये बताने का मतलब इस चीज़ से है कि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही उनके अलग अलग आइडियाज़ होंगे, अलग अलग वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है, कि अलग अलग तरीके के अलग अलग तरीका होगा उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने का, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि आर्ट जो होती है मैनेजमेंट जो है एक पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है। मींस मैनेजमेंट परफॉर्म करने का सबका अपना अलग तरीका है, ठीक है। भले ही वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो पुलिसमैन हो, कोई भी हो, सबका मैनेजमेंट परफॉर्म करने का अपना एक अलग तरीका होता है। ज़रूरी नहीं है कि सबका एक ही तरीका हो। थर्ड पॉइंट है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो मैनेजमेंट है वो प्रैक्टिस पर टोटल बेस होता है। आपको एक्सपीरियंस कैसे मिलता है, जब आप किसी भी एक काम को बार बार कई बार लगातार परफॉर्म करते रहते हैं, तो उससे आपको क्या होता है कि आपको उस सिचुएशन के बारे में या उस सिचुएशन से आप अच्छा खासा वेल नोन हो जाते हैं कि अगर ये सिचुएशन आएगी तो हम इससे कैसे बच सकते हैं, ठीक है। जब आपको उस सिचुएशन के बारे में पता होगा तो आप उससे कई तरीके के रास्ते निकाल सकते हैं, क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं कि आप उस सिचुएशन से कैसे बच के निकल सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार एक ही रास्ता अपनाया जाए, अलग अलग रास्ते होते हैं किसी भी एक प्रॉब्लम से निकलने के लिए, ठीक है। इसलिए क्या बोला गया है
कि मैनेजमेंट क्या है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट कैन बी सेड टू बी एन आर्ट सिंस इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग क्राइटेरिया। अब मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट तभी आर्ट कहलाया जा सकता है कि जब जो मैनेजमेंट वर्क है वो कुछ क्राइटेरियाज को पूरे कर रहा हो। ठीक है, अब क्राइटेरिया कैसे आते हैं ये भी बनाए गए हैं। ठीक है, जो इकोनॉमिस्ट हैं या बड़े बड़े फिलोसोफर्स हैं, ठीक है, उन्होंने क्या बनाया है, ये क्राइटेरिया बनाया है कि अगर इस क्राइटेरिया पे मैनेजमेंट का जो वर्क है वो इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है तो ये क्या होगा, मैनेजमेंट एज एन आर्ट होगा। ठीक है, अब जैसे क्राइटेरिया से मतलब अब जैसे कोई स्कूल है, ठीक है, उसमें 3 क्राइटेरिया बना दिए क्लास के अंदर, एक ब्रिलियंट, एक एवरेज और एक पुअर। ये 3 क्राइटेरिया बना दिया। ब्रिलियंट पे कौन आ गया, जो बहुत ज़्यादा तेज़ है पढ़ाई में। एवरेज में क्या आ गया, जो ठीक ठीक है पढ़ाई में, जिनको कुछ प्रॉब्लम होती है लेकिन ज़्यादा नहीं होती। और लास्ट जो पुअर सेक्शन है उसमें क्या है कि उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या कर दिए, 3 क्राइटेरिया बना दिए, 3 सेक्शन बना दिए। अब इन सेक्शन में ब्रिलियंट सेक्शन में आने के लिए उनके अपने क्राइटेरिया हैं कि जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना होती हो, बहुत अच्छे से आंसर करते हों, सारे क्वेश्चंस का आंसर करते हों, कॉपीज़ कंप्लीट रहती हों, ठीक है, वर्क कंप्लीट रहता हो, लर्निंग प्रॉपर हो, तब वो किस में आते हैं, ब्रिलियंट सेक्शन में। तो इस तरीके से क्या है, क्राइटेरिया बना दिया है ब्रिलियंट सेक्शन का, गुड एवरेज सेक्शन का और पुअर सेक्शन का। तो सबका अपना अपना एक क्राइटेरिया होता है। इसी तरीके से अगर मैनेजमेंट को आर्ट की तरीके देखना है तो उसका भी एक क्राइटेरिया है कि जब इस क्राइटेरिया को फुलफिल किया जाएगा तभी मैनेजमेंट जो है उसको एज एन आर्ट कंसीडर किया जाएगा। अब क्राइटेरिया क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं। नंबर 1, a successful manager practices the art of management in the day-to-day job of managing an enterprise based on study, observation and experience। तो कोई भी सक्सेसफुल मैनेजर जो होता है, ठीक है, वो क्या करता है, जो आर्ट है मैनेजमेंट की उसको बार बार प्रैक्टिस करता है, किसमें, जो उसकी डे टू डे या डेली जो जॉब वर्क है कि कैसे उसे किसी एक एंटरप्राइज को मैनेज करना है। और ये उसका काम जो है किस पर बेस है, स्टडी पर बेस है, ऑब्जर्वेशन पर बेस है एंड एक्सपीरियंस पर बेस होना चाहिए। ठीक है, तो कोई एक अच्छा मैनेजर का काम क्या होता है कि वो जो भी मैनेजमेंट वर्क है, ठीक है, जो भी आर्ट है मैनेजमेंट की, उसको डेली लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा डे टू डे जॉब लाइफ वर्क या जॉब जिसे बोल सकते हैं, डेली वर्क भी इसे हम बोल सकते हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो उस चीज़ को प्रैक्टिस करे। ठीक है, और वो प्रैक्टिस किस पर बेस्ड हो, स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस पर बेस्ड हो। सेकेंड पॉइंट है हमारा, अ गुड मैनेजर वर्क थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रैक्टिस, क्रिएटिविटी इन ऑर्गेनाइजेशन, इनिशिएटिव एंड इनोवेशन। ठीक है, तो एक गुड मैनेजर क्या होता है कि वो क्या करता है, कई कॉम्बिनेशंस में वर्क करता है। ठीक है, अब मान लो किसी एक सिचुएशन को टैकल करने के लिए उसको क्या करना होता है, उसे पता है कि उसको किस तरीके की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है जिससे कि वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए। तो वो क्या करते हैं कि अपने कॉम्बिनेशंस वो बना के चलते हैं कि अगर इन कॉम्बिनेशंस को यूज़ करेंगे तो हम इन प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। तो अब उसके कॉम्बिनेशन किस पर बेस्ड होते हैं, प्रैक्टिस पर बेस्ड होते हैं, क्रिएटिविटी पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, इनिशिएटिव्स पर होते हैं, इनोवेशंस पे होते हैं, इन ऑर्गेनाइजेशन पे होते हैं,
ठीक है, इन सब पे बेस्ड होते हैं उसके कॉम्बिनेशंस। अ मैनेजर अचीव परफेक्शन आफ्टर लॉन्ग प्रैक्टिस। कोई भी मैनेजर होता है उसको परफेक्शन कब मिलता है? जब वो प्रैक्टिस बहुत ही लंबे टाइम से कर रहा हो, तब जाके उसे किसी काम में या अपना जो उसका रूटीन है उसमें परफेक्शन मिल पाता है। ठीक है, परफेक्शन मिलना इतना इजी नहीं होता है। परफेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके कहीं परफेक्शन मिल पाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने समझ लिया कि परफेक्शन हमें कैसे मिलता है। जब किसी एक काम को हम बार बार लगातार रेगुलर प्रैक्टिस करते रहते हैं, तब कहीं जाके काफ़ी वर्क करने के बाद, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद हमें परफेक्शन मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा, तीसरा पॉइंट क्या है? अ मैनेजर अप्लाइज दिस एक्वायर्ड नॉलेज in a personalized and skillful manner in the light of the realities of a given situation। ठीक है, तो जो मैनेजर होता है वो अपने एक्सपीरियंस को या अपने परफेक्शन को कैसे अप्लाई करता है? वो अप्लाई करता है किस बेस पर? कि जो सिचुएशन है उसकी क्या रियलिटी है, उस बेस पे वो अपना एक्सपीरियंस, अपना परफेक्शन, अपनी स्किल्स, अपनी नॉलेज को एक स्किलफुल मैनर में यूज़ करता है, जिससे कि जो सिचुएशन है उसको ओवरकम किया जा सके। ठीक है, ही इज़ इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, studies critical situation and formulates his own theories for use in the given situation। तो एक मैनेजर किस में इन्वॉल्व रहता है? जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सब में मैनेजर इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, वो क्या करता है? स्टडीज़ क्रिटिकल सिचुएशन, जो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल टाइप सिचुएशन होती हैं उनको अच्छे से स्टडी करता है। ठीक है, एंड फॉर्मुलेट हिज ओन थ्योरीज, और क्या करता है? अपनी अलग एक विचारधारा बनाता है या अपनी अलग एक थ्योरी बनाता है कि उस सिचुएशन को, अपनी थ्योरी को कैसे यूज़ करे जो सिचुएशन उसे दी गई है। ठीक है, वो अपनी थ्योरीज को यूज़ करके किस तरीके से वो कोई भी सिचुएशन है उसको ओवरकम कर सकता है। ठीक है, दिस गिव्स राइज टू डिफरेंट स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट। अब इससे क्या मिलता है? एक अलग टाइप का मैनेजमेंट राइज करता है। ठीक है, हाईली ट्रेन्ड एंड एजुकेटेड। अब इसमें क्या होता है? सॉरी, द बेस्ट मैनेजर्स आर कमिटेड डेडिकेटेड इंडिविजुअल्स। तो जो बेस्ट मैनेजर्स होते हैं वो क्या होते हैं? कमिटेड होते हैं अपने काम के लिए, फुल्ली डेडिकेशन से अपना काम करते हैं। ठीक है, अब इसमें कौन कौन आते हैं? जैसे हाईली ट्रेन्ड एंड एजुकेटेड पर्सनल्स। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ट्रेनिंग लिया हो या बहुत ही ज़्यादा एडुकेटेड हो। ठीक है, ऐसे लोग आते हैं। विद पर्सनल क्वालिटीज़ सच एज एम्बिशंस, सेल्फ मोटिवेशन, क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशंस। और कौन कैसे होते हैं? जिनके अंदर अपनी एक पर्सनल क्वालिटी हो। ठीक है, जैसे एम्बिशन हो उनके पास, मतलब किसी काम को करने की के लिए उनकी एक लक्ष्य हो उनका। ठीक है, हिंदी में बोलें तो उनका एक टारगेट हो या लक्ष्य हो उनका। सेल्फ मोटिवेशन हो, मतलब अपने आप ही वो किसी भी काम को लेकर अपने आप को खुद मोटिवेट कर सकें। ठीक है, क्रिएटिव होते हैं। ठीक है, और उनकी सोच जो होती है बहुत ही ज़्यादा दूर तक की वो सोचते हैं। अ डिज़ायर फॉर डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ एंड द ऑर्गेनाइजेशन दे बिलोंग टू। और इसका यूज़ वो किस में कर सकते हैं? कि जिस ऑर्गेनाइजेशन से वो बिलोंग कर रहे हैं उसके डेवलपमेंट के लिए, साथ ही साथ अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए
अपनी इन क्वालिटीज़ को यूज़ करते हैं। ऑल मैनेजमेंट practices are based on the same set of principle। और तो जितनी भी टाइप की मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं वो किस पर बेस्ड होती हैं, सेम टाइप की एक्टिविटीज़ पर बेस्ड होती हैं। ठीक है। What distinguishes a successful manager from a less successful one in the ability to put these principles into practice। ठीक है, जिससे कि हमें ये पता चल जाता है या इससे किसके बीच में हम डिफरेंस कर सकते हैं, एक स्किलफुल मैनेजर और एक अनस्किलफुल मैनेजर के बीच में हम डिफरेंस कर सकते हैं इन प्रिंसिपल्स का यूज़ करके। तो अभी हमने जो पढ़ा टॉपिक, जो मेन टॉपिक था मैनेजमेंट एज एन आर्ट, इसके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, तो इसके साथ भी आपको एक वर्कशीट मिलेगी। इस वर्कशीट को अपनी नोटबुक में करिएगा। ठीक है, और इसकी इमेज क्लिक करके मुझको सेंड करिएगा। ठीक है, और इस टेंशन से आप फ्री हो जाइए कि जो आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं स्कूल खुलने के बाद आपको ये दोबारा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन एक बात के लिए आप टेंशन लीजिए, ये जो भी वर्कशीट मैं आपको दे रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि उसको आप अपनी फेयर नोटबुक में करिएगा, क्योंकि स्कूल ओपन होने के बाद मैं फेयर नोटबुक चेक करूँगा। जितना काम मैंने दिया वो सब मैं चेक करूँगा। क्लियर है?